हम मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे, आगे करेंगे टॉपिक्स को। तो हम क्या पढ़े थे कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो स्ट्रेट का पढ़ा हमने, सर्कुलर यानी कर्व का भी पढ़ लिया, उसके सेंटर पे, उसके एक्सिस पे, स्ट्रेट वायर के किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट हो या सेमी इनफाइनाइट हो, ये सब चीज़ें पढ़ लिया था। अब नॉर्मली अगर ऐसा केस हो, जैसे कि मान लो कि ये एक इनफाइनाइट है, ऊपर इनफाइनाइट है, ठीक, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे निकालना है, ये तो इंड पे नहीं है ना, इंड से थोड़े ऊपर भी नहीं है। जब यहाँ पे निकालना था तो परपेंडिकुलर खींचा था। ये जो डिस्टेंस लेते हैं ना पॉइंट की, ये पॉइंट की जो डिस्टेंस लेते हैं वायर से, ऑलवेज परपेंडिकुलर लेते हैं। याद रखना कि वायर से कहीं भी किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हुआ था। तो ये एंगल कितने हो गए थे, एक ये एंगल हुए थे और एक ये इनफाइनाइट के लिए। तो इनफाइनाइट में ऊपर वाली को क्या माने थे, चलो ऊपर वाली को अल्फा मान लेते। तो अल्फा कितने हो गए 90। इनफाइनाइट के लिए तो 90 हो जाते ना, बहुत लंबा 90। नीचे बीटा हुए थे। तो इसके लिए क्या हो गए थे हमारे फॉर्मूला, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गए थे μ0I/4πd, ऐसा कुछ था ना, μ0I/4πd साइन अल्फा, अल्फा मतलब 90 प्लस साइन बीटा। तो साइन 90 1 प्लस साइन बीटा हो गए, 1 प्लस साइन बीटा हो गए। वो इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे पूछे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हालांकि दोनों बराबर होगा। तो इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस हो गई। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे बी की वैल्यू होगी, अभी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, डायरेक्शन तो करंट पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे किधर होगी, अंदर जा रहे ना, तो यहाँ पे भी अंदर करंट की डायरेक्शन में ये राइट हैंड के थंब को रखते हैं तो इसको कर्ल करते हैं, ये जिधर जाता है उधर होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे कितने होगा, तो μ0I। हाँ भाई, इसकी ऊपर वाली एंगल तो, ऊपर तो इनफाइनाइट है, तो ऊपर वाली एंगल तो कितना होगा इस पॉइंट के लिए, ऊपर वाला एंगल, उस इंड वाले एंगल तो 90 होगा। इस इंड वाले देखो तो यहाँ से तो कुछ एंगल बनेगा ना, यहाँ से तो कुछ एंगल बनेगा। इस पॉइंट पे लोअर वाले इंड की जो हम पहले मानते थे, ये अलग है, ये अलग है। इस पॉइंट के लिए ये सिस्टम और इस पॉइंट के लिए सिस्टम भूल जाओ। तो जब ये पॉइंट था तो लोअर वाली इंड के लिए परपेंडिकुलर से नीचे वाली एंगल हुए थे। यहाँ पे परपेंडिकुलर से नीचे वाली एंगल तो है ही नहीं, क्योंकि ये लोअर वाली इंड ऊपर है। तो ये वाली एंगल माइनस बीटा हो जाएगा, ये वाली एंगल को माइनस बीटा लिखेंगे, और ऊपर वाली तो अल्फा यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे भी, और बीटा नीचे वाली, नीचे देखो ना, यहाँ से नीचे वाली एंगल से, नीचे वाले पॉइंट से लिए थे ना, इस पॉइंट के लिए नीचे वाला पॉइंट तो ऊपर है, तो ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर चले गए तो माइनस बीटा लेना। ये अगर ऊपर चला जाए तो माइनस बीटा ले लेंगे। तो इस केस में कितनी हो जाएगी, μ0I/4πd। डी कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें भी डी थे, साइन अल्फा प्लस साइन माइनस बीटा। तो ये कितने हो गए, μ0I/4πd साइन 90 होते हैं 1, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा मतलब मतलब माइनस साइन थीटा, आपको पता होना चाहिए। तो माइनस साइन बीटा हो गई, तो 1 माइनस साइन बीटा। तो इस पॉइंट के लिए ये हो जाएंगे, उस पॉइंट के लिए हो जाएंगे। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर लिए जाते हैं। लेट अस सपोज दिस इज वायर, ठीक, ये इनफाइनाइट वायर है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई कहीं पे पॉइंट ले लो, इधर है ही नहीं, चलो इधर है ही नहीं, अब पॉइंट है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, इसको बढ़ाओ, बढ़ा दिया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी। ये जो डी होते हैं ना वायर से पॉइंट की, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं वायर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डी लेते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं करंट कैरिंग वायर से। तो ये सब छोटी चीज़ें याद रखना है, और नॉर्मली ये छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट में यूज़ करे जाएंगे, तो सीधी सी बात है, तो इसे नोट करना था, नोट कर लो इसको। हाँ, और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, हमें अब पता चल चुका है कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे। हाँ ठीक है भाई, तो उसके बगल में अगर दूसरा करंट कैरिंग वायर रख दूँ
यानी कि फर्स्ट करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड करंट कैरिंग वायर को रख दूं, तो इसका मतलब है कि सेकंड करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, और हमें पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएं तो उस पर फोर्स लगेगा। पढ़े थे ना पिछले किसी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर फोर्स लगता है, IL क्रॉस B लगता है या नहीं लगता है भाई। तो इसका मतलब है कि एक करंट कैरिंग वायर के बगल में दूसरी करंट कैरिंग वायर रखूं तो दोनों आपस में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एक दूसरे पे, तो दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड आ गए, दोनों में करंट है तो दोनों पे फोर्स आ जाएंगे, तो दोनों के बीच में कुछ तो फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, दो करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स, तो वो पढ़ना है। तो चलो भाई पढ़ लेते हैं। फोर्स बिटवीन, पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो भाई पैरेलल लेता हूं, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स निकालना है। ठीक है भाई, एक वायर ले लिया दिस, दूसरा वायर ले लिया दिस, इसमें I1 है, इसमें I2 है, समझ में आए। लॉन्ग है ये, डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स वेरी लॉन्ग, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ये। लॉन्ग भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, सिंपल सी बात, जो वायर होगा उस टाइप की फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है भाई, पहले एक काम करता हूँ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के बीच के कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, D मान लिया, दोनों वायर के बीच होगी ना, तो इसके द्वारा इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी। तो एक काम करता हूँ, एक छोटी सी करंट एलिमेंट के द्वारा, पूरी वायर की बात नहीं करता मैं, पूरी की भी कर सकता हूँ और छोटा सा भी, तो छोटा सा करंट कैरिंग वायर, छोटा सा करंट कैरिंग वायर, इसकी छोटी सी वायर पे कुछ तो बनाएगा ना फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेता हूँ छोटा सा DL लेंथ का, ये DL लेंथ का जो यहाँ पे D डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वहाँ पे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। इस करंट कैरिंग वायर का इस वायर पे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैं सिर्फ DL लेंथ की बात किया तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी इसकी DL लेंथ, इसकी DL लेंथ पे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, छोटा सा लेंथ पे बनाएगा ना, तो वो चीज़ें बात कर रहे हैं। तो मान लिया छोटी सी लेंथ ने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड D भी बनाएगा, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड D भी होगा क्या, D भी कितने होते हैं, म्यू नॉट I बाई 2πD, इनफाइनाइट का किसी D डिस्टेंस पे कितना होता है, म्यू नॉट I बाई 2πD होगा ना। तो हमने म्यू नॉट I बाई 2πD ले लिया, तो छोटा सा छोटा बनाया, तो चलो भाई इसको ना इस वायर पे हमने B मान लिया, B ही मान लो, छोड़ो D भी हटाओ, B ही मान लो, तो B मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, जो कुछ भी है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी छोटा सा लेंथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितने बना रहे हैं, म्यू नॉट I बाई 2πD। हाँ मैंने क्यों लिखा, ये इनफाइनाइट वायर की होती है ना किसी D डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है भाई इतना बना। तो ये वायर, ये I2 वाले करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए या नहीं आए, तो I2 वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए ना, आए नहीं आए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं, दिस। तो इस वाले पे गौर से देखो तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स लगेगी। सो पहले ये लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2, इसको वायर 2 कह दो और इसको वायर 1 कह दो। मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 मतलब W2 ड्यू टू वायर 1 इज D बराबर म्यू नॉट I बाय 2πD। कितने लेंथ का माना है मैंने ये B, म्यू नॉट I DL लेंथ का, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 इज दिस बाय DL लेंथ, बाय DL लेंथ, छोटी सी लेंथ का, छोटी सी लेंथ का, पूरा लेंथ भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पूरा L लेंथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गए म्यू नॉट I बाई 2πD।
ठीक है भाई, चलो। हाँ, नाउ वी नो when a current carrying wire is placed inside a magnetic field, then force acts on the wire। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फोर्स उस पर लगेगा, यानी इस पर फोर्स लगेगा। सो फोर्स ऑन W2 वायर 2, वो फोर्स कितने होते हैं, IL क्रॉस B, I कितने, I2 DL, ये जो लगाया इसकी DL पे तो कुछ तो DL होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो IL, तो L को DL मानता हूँ क्रॉस B, समझ में आई, IDL क्रॉस B। यही पढ़ा था ना किसी छोटी सी करंट एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड करंट एलिमेंट, IDL। छोटी सी करंट पे फोर्स उतनी लगती है, IDL क्रॉस B। तो देखो तो भाई फोर्स कितने आ गए इस वाली वायर पे, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो I2 DL क्रॉस B, तो B, अरे भाई वैल्यू ले लो ना, B की वैल्यू ले लो, ये वाली है ना, म्यू नॉट I बाई 2 पाई D, तो I DL क्रॉस B साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट हंड्रेड साइन थीटा आएगा ना। अब ये थीटा देखो तो भाई थीटा कितना होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड B। देखो तो DL किधर है, इधर, DL है इधर और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। इस वायर के कारण डायरेक्शन इधर जा रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, DL ऊपर, तो थीटा कितने हो गए 90, थीटा है 90, तो F कितने हो गए I2 DL म्यू नॉट I बाई 2 पाई D। ये D मत काट देना, ये DL छोटी लेंथ वाली DL है, ये D मत काट देना, साइन 91 हो गए, साइन 91 हो गए। तो अब देखो हमें फोर्स आई इतना, अगर ये DL पूरा लिया जाता, इफ DL को मैं पूरा लेंथ ले लूँ, अगर मैं DL को पूरा लेंथ ले लूँ, मान लो पूरा लेंथ कैपिटल L ले लूँ, छोड़ो कैपिटल L लूँ, पूरा लेंथ ले लूँ, अगर ये DL मैं पूरा लेता, इस पर भी तो पूरा आता, पूरा लेंथ आता, तो DL को L से रिप्लेस करूँ, इफ DL बराबर पूरा L, देन फोर्स जो होगा म्यू नॉट I, म्यू ये I कौन सी है, ये I है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसका वाला, ये I1 है ना, इसकी करंट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड में, म्यू नॉट I बाई 2 पाई D, तो ये I1 वाली, I1 के कारण था ना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे I1, चलो म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू DL के बदले L बाई 2 पाई D, तो ये हो गए फोर्स की मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को तो छोड़ो अभी, अब चलो मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड इतने हो गए, ठीक, ये लेंथ है, ये लेंथ, तो मैग्नीट्यूड हो गए फोर्स के। डायरेक्शन किधर होगी फोर्स की, देखो तो डायरेक्शन देखो तो IDL क्रॉस B था ना, IDL क्रॉस B, IDL किधर है, ऊपर, IDL ऊपर है ना इसकी, अभी किधर है, अंदर, IDL क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड यूज करना है और फर्स्ट वेक्टर की तरफ ये फिंगर्स को स्ट्रेस करना है, तो IDL क्रॉस B की तरफ घुमाओ, किधर गए, इधर, तो इस वाली सेक्शन पे फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी कि नहीं लगेगी, फोर्स इधर लगेगी। तो भाई मैग्नीट्यूड इतनी, डायरेक्शन राइट हैंड से मैंने निकाल लिया या क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लिया। हाँ, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करूँ तो वो हो जाता है म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई D, तो F बाई L इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब एक छोटी सी लेंथ के द्वारा छोटी सी लेंथ पे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गए दिस। अगर मैं यहाँ पे DL को रिप्लेस L से नहीं करता तो F बाई DL आता, ठीक, तो ये चीज़ें होती है। तो अभी हम DL पे बात किए थे ना, तो इसको DF भी लिख सकते थे। ये फोर्स कौन सी है, DL लेंथ के द्वारा DL लेंथ पे, यानी छोटी सी फोर्स है,
हो सकता है छोटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो छोटा सा फोर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। चलो डी एफ डी एफ डी एफ। जब पूरी लेंथ ले लूँ तो एफ, पूरी लेंथ ले लूँ तो एफ, छोटी लेंथ लूँ तो डी एफ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हो गए। डी एफ और डी एल में कंफ्यूज मत होना, अगर छोटा सा लेंथ लूँगा तो छोटा सा फोर्स होगा, पूरा लेंथ लूँगा तो पूरा फोर्स होगा। तो हम लास्टली पूरा लेंथ पूरा फोर्स माने। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बाई एल इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक छोटे से लेंथ पे कितनी फोर्स लगेगी, तो यूनिट लेंथ पे लगने वाली फोर्स। कॉन्सेप्ट क्या था कि जब इसके द्वारा इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए तो इस वायर पे फोर्स लगेगी, तो वही फोर्स उतना लगेगी यूनिट लेंथ पे। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इतनी होगी। बट पूरी फोर्स की बात करूं, पूरी लेंथ के द्वारा इस पूरी लेंथ का इस पे पूरा फोर्स की बात करूं तो ये हो गया। एक छोटे से लेंथ पे बात करूं तो ये होगा। ठीक, तो ये हमारे फॉर्मूले थे। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। अब गौर से देखो, इसकी डायरेक्शन इधर हुई ना। अब दिमाग लगाओ, अगर इस वायर के बारे में मैं सोचता तो ये वायर भी इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना, बनाती है या नहीं बनाती है। तो देखो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इस पे, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर थे अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर थे अंदर, थे या नहीं थे, थे भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर थे। चलो भाई, अब इसके द्वारा इस पे देखो तो इधर है, हम इस साइड में किधर जा रहे हैं, 4 फिंगर्स बाहर। तो इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गए, बाहर। इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गए। तो इस पे फोर्स की बात करो तो इस पे भी जब मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स तो इस पे भी लगेगी ना वायर पे। तो देखो तो किधर, आईडीएल ऊपर, आईडीएल ऊपर है ना, करंट ऊपर है। तो आईडीएल तो ऐसे रखे क्रॉस बी, ऐसे क्यों रखे, क्योंकि बी तो इधर है ना, तो ऐसे घुमानी पड़ेगी। तो आईडीएल क्रॉस बी, किधर फोर्स, इस पे फोर्स इधर, मैग्नीट्यूड दोनों बराबर ही होगी, क्योंकि इस बार भी तो वही होगी ना, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। एक यूनिट लेंथ पे म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, सबके लिए, दोनों के लिए तो बराबर है। तो ये दोनों ही फोर्स बराबर होगी, अपोजिट होगी। ठीक, तो गौर से अब ये भी देख लो, ये फोर्स ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ठीक, दोनों फोर्स एक दूसरे का अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स टू पैरेलल वायर्स, पैरेलल करंट है, दोनों की डायरेक्शन एक ही करंट, एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों करंट पैरेलल हो तो फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो पैरेलल करंट्स अगर होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स, तो लिख लेता हूँ पैरेलल करंट्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स। पैरेलल करंट क्या देगा, अट्रैक्टिव फोर्स देगा इस केस में। अब ठीक है भाई, मैं इसको रब करूं और एंटी पैरेलल लूं, समझ में आ गया। अब खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि थोड़ा ही नहीं, ये कुछ पिछले चैप्टर से लिंक था। तो बात करते हैं अब एंटी पैरेलल की। प्रूफ नहीं करूंगा, बस समझाऊंगा। एक में देखो तो इधर है और एक में देखो उधर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ तो होगी, डी मान लिया मैंने। तो देखा जाए फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी भाई, जो कुछ भी फोर्स दोनों पे लगेगी बराबर लगती है, भले डायरेक्शन अलग अलग हो, ये बात अलग है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक छोटे से लेंथ पे कितनी लगेगी, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। भाई दोनों की तो बराबर होगी, ये बात तो क्लियर है। अगर पूरी लेंथ की बात करूँ तो एल यहाँ पे चली जाती है, और ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स की, न्यूटन होता है, तो उसमें तो कोई डॉट ही नहीं, नोट कर लेना इसको। तो अब ये देखना है कि इस बार क्या होने वाली है। इस बार जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ थिंक अबाउट दिस करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस वायर, हाँ कि ना, होगा ना, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चलो भाई देखो कितना बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर है ना, ऐसे है ना, तो थंब रखेंगे ऐसे नीचे, कर्ल करेंगे तो उस वायर पे किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड में अंदर और उस साइड में बाहर। इस साइड में इधर जा रहा है, उस साइड में बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उस साइड से बाहर आ रहे हैं 4 फिंगर्स, तो इस पे बाहर, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड आया कि नहीं आया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया।
अब इस पे फोर्स निकालता हूँ, हमें फोर्स की डायरेक्शन चाहिए ना, तो आई डी एल क्रॉस बी या आई एल क्रॉस बी, तो आई एल किधर, इधर, बी किधर, इधर, तो ऐसे तो नहीं घुमा पाएंगे भाई, तब तो ऐसे रखना पड़ेगा। तो आई डी एल या आई एल क्रॉस बी, आई एल इधर, बी इधर, तो थंब किधर, इधर, तो इस पर फोर्स लगे, इधर फोर्स लगे, यानी फोर्स एल को वहाँ भेजनी पड़ेगी, फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो फोर्स लगे इधर, ठीक है भाई। अब चलो इसका इस पे बात करो, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इस पे बाहर, ठीक है भाई। तो जब इसके द्वारा इस पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो इसकी इस पे भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड आगे तो फोर्स लगेगा। तो आई डी एल किधर है, नीचे, देखो तो इसकी आई डी एल तो नीचे है ना, आई के डायरेक्शन में डी एल होते हैं, तो आई डी एल अभी किधर, इधर बाहर की तरफ है ना, अभी ऐसे घुमाऊंगा तो हम किधर जा रहे हैं, उस साइड में, तो फोर्स किधर गए, देखो तो कैसी फोर्स रही, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव। तो एंटी पैरेलल करंट, एंटी पैरेलल था ना, एंटी पैरेलल करंट प्रोड्यूसेस, एंटी पैरेलल करंट मीन्स रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। एंटी पैरेलल करंट रिपल्सिव बनाएगा और पैरेलल करंट अट्रैक्टिव बनाएगा। तो ये चीज़ें हमें पता चला हो, बात तो सही है, यानी कि फोर्स लगेगी और फोर्स लगेगी तो हमें डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से पता चल जाएगी, और उसे बिल्कुल मतलब रटने की बात नहीं है, आपको डायरेक्शन खुद पता चल जाएगी, ठीक है, नोट कर लो। अब हम जब यहाँ तक पढ़े तो अब डेफिनेशन ऑफ एम्पियर को भी देख लेते हैं, एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो चीज़ है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला लिखो तो, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितने थे, म्यू नॉट आई वन इंटू आई टू बाई 4 पाई डी, 4 पाई डी था, 2 पाई डी था ना, हाँ 2 पाई डी, 2 पाई डी था, ये थे भाई, ठीक है, थे कि नहीं। अब एम्पियर को डिफाइन करना मतलब ये दोनों, अगर ये दोनों मान लो 1 रखना है, 1 रखना है, ठीक, तो म्यू नॉट, ये म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट क्या याद रखो, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में, वैक्यूम में, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे एप्सिलॉन नॉट था ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पढ़े थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, परमिटिविटी था वहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था वहाँ पे, यहाँ पे परमिएबिलिटी है, वहाँ पे वैल्यू था 8.85 10 टू द पावर -12, ठीक, यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, 4.10 टू द पावर -7 है ये, ठीक, तो ये है परमिएबिलिटी। तो देखो तो म्यू नॉट बाय म्यू नॉट का वैल्यू रखूंगा, जरा देखो पहले, अगर फोर्स लगे 1, ठीक, अगर फोर्स लगे 1, लेंथ हो 1, ये लेंथ क्या है, वायर की लेंथ, यूनिट लेंथ हो, म्यू नॉट के वैल्यू दिस रख दूंगा तो इससे कट जाएगा, तो 2 बचेगा, D1 हो, और दोनों करंट इक्वल हो, मान लिया करंट इक्वल हो, तो ऐसे कह सकते हैं व्हेन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, एक इधर एक इधर, I1 I2, तो व्हेन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन 1 मीटर, इसको 1 लूंगा मैं जब डिफाइन करूंगा इसको, तो 1 मीटर हैविंग सेम करंट एंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन यूनिट लेंथ, देन द करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर, तब 1 एम्पियर करंट उसमें होते हैं। तो ये चीज़ें हम डेफिनेशन ऑफ एम्पियर में लिखेंगे। इफ क्या लिखेंगे, चलो उसके नीचे लिख रहा हूं, तो इफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट वायर लिए थे ना ये केस में, तब तो 2 पाई डी आए थे,
तब तो 4 नहीं तो 4 पाई डी आता, साइन अल्फा साइन बीटा ऐसे करके आता। तो इफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट अ सेपरेशन ऑफ कितना 1 मीटर अपार्ट, तो फोर्स कितनी लगनी चाहिए? देन फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज 1, या इफ लगाना है देन नहीं। तो इफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर अपार्ट, ठीक, कैरिंग इक्वल करंट भी इक्वल देना है, कैरिंग इक्वल करंट पहले दे ही दिया, इक्वल करंट दे ही दिया, एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ इज and force per unit length is 1 न्यूटन। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 न्यूटन। देन फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना कहा? नहीं फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 1 न्यूटन नहीं, ये कुछ और होते हैं। देन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कहाँ गया? देन एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2 × 10⁻⁻7। देन द करंट इन द वायर इज, देन द करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर। अब देखो मैंने क्या लिखा है, इसको वेरीफाई कर लें। 2 पैरेलल लॉन्ग वायर है, ठीक है भाई, प्लेस्ड वैक्यूम, ठीक, वैक्यूम मतलब म्यू नॉट यूज करना है एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, ठीक, चलो वेरीफाई करो, सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, तो म्यू नॉट ये दोनों बराबर है I2, चलो तत्काल लिख लेता हूँ, 2 पाई डी, सेपरेशन कितने पे? 1 मीटर पे, 1 मीटर अपार्ट, कैरिंग इक्वल करेंट्स, एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ इज दिस। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 × 10⁻⁷। देन द करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर। तो देखो तो ये और ये बराबर कब होगी? म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट का वैल्यू रखो, तो म्यू नॉट के वैल्यू अगर मैं दिस रखूँ बाई 2 पाई करूँ तो 2 × दिस होगा ना, 2 × दिस होगा ना, पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 × दिस बचेगा, ये तो कुछ हो रहा नहीं, तो I1 और I2 ये 1 × 1 ही ना, तब बराबर हो सकता है। जब ये 1 रहेगा तब ये और ये बराबर हो सकते हैं। इट मीन्स तब ये I क्या होना चाहिए? 1। तो वही लिखा है, ये चीज़ें वैक्यूम में होनी चाहिए, ठीक, इसीलिए मैंने लिखा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर वैक्यूम एट सेपरेशन 1 मीटर अपार्ट कैरिंग इक्वल करेंट्स एंड फोर्स पर लेंथ इज दिस, देन द करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर। 1 होगा तब ये वेरीफाई होने वाले हैं, ठीक।